हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन करा दिए थे। आपको आई थिंक 44 क्वेश्चन करा दिए थे। सो जो क्वेश्चन रह गए थे उनको अब हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हमें 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है जो उसका मीनिंग एक्सप्रेस करता है, यानी कि एक तरीके से सिनोनिम्स हैं। तो सबसे पहले इसमें वर्ड वर्ब वर्ब का हमें सिनोनिम बताना है, जिसका सिनोनिम होगा वर्ब मीन्स होता है उत्साहित होना बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन जाएगा डी। ऑप्शन डी इसलिए जाएगा, इंसोम्निया मतलब इसका वैसे तो मीनिंग होता है जो हमारी नींद होती है वो डिस्टर्ब होना, यानी कि अच्छी तरीके से नींद ना आना। अब अगर नींद नहीं आ रही है अच्छी तरीके से, तो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो 45 का ऑप्शन डी आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इनिमिकल। इनिमिकल का हमें सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम है ऑप्शन बी एडवर्स। इनिमिकल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा संकट आना या विपत्ति आना। तो इसका ऑप्शन बी जाएगा, एडवर्स बी विपरीत परिस्थितियाँ ही होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिशिएट, जिसका सिनोनिम होगा अपीज। ऑप्शन बी अपीज। प्रोफिशिएट मीन्स होता है संतुष्ट होना, जिसका सिनोनिम अपीज अपीज मीन्स भी होता है। अपीज मीन्स वैसे खुश होना होता है। खुश होना या संतुष्ट होना एक ही बात है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपल्शन। रिपल्शन मीन होता है घृणा करना, जिसका ऑप्शन जाएगा सी। रिवग्नेंस मीन्स भी होता है घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट मीन्स होता है अमान्य, यानी कि इनवैलिड। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनड्यू मीन्स अनुचित या फिर अमान्य। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो क्वेश्चन 45 से 49 तक हमारे सिनोनिम्स थे। अब बारी है ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स। 5 क्वेश्चन हमारे सिनोनिम्स के थे, एंटोनिम्स हमारे 3 हैं। एंटोनिम में सबसे फर्स्ट वर्ड है रिनोव्ड, जिसका मीनिंग होता है प्रसिद्ध या फिर हर कोई जानता हो जिसे, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अननोन। अननोन यानी कि जिसे कोई ना जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनानिमिटी। यूनानिमिटी मीन्स मत के या फिर किसी की बात से सहमत हो जाना, एक मत हो जाना। मत के यानी कि एक मत हो जाना या फिर किसी की बात से एग्री हो जाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या जाएगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा ऑफिशियली, यानी कि किसी की बात से सहमत ना होना। ऑप्शन सी इस ऑपोजिट वर्ड में यूनानिमिटी का ऑपोजिट वर्ड होगा डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइस। वाइज मीन्स बुराई, सो इसका ऑपोजिट होगा वर्च्यू, यानी कि अच्छाई। इसी के साथ ही हमारे ऑपोजिट वर्ड कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 53 से 57 तक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए इन्हें भी फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी कि जो कभी भी नशा ना करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी टीटोटलर। नेक्स्ट देख लेते हैं द दैट कांट बी इरेज्ड, यानी कि जिसको कभी इरेज ना किया जाए, मिटाया ना जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन डी इंडेलिबल, जो कभी भी इरेज ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं आप प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, जो मतलब रेलवे स्टेशन पे लगेज रखने का जो जगह होती है, जो मतलब उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लॉक रूम। ऑप्शन सी 55 का ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर ग्रेन, यानी कि जहाँ पे अनाज वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं, तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं?
ऑप्शन डी ग्रेनरी यानी कि गोदाम। क्वेश्चन 57, अ प्लेस फॉर बीज, मैं इसे हटा देती हूँ जरा। अ प्लेस फॉर बीज, मधुमक्खियों के लिए जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? एपियरी या फिर हाइव। हाइव मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे हाइव बोलते हैं ना। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे 58 से 62 तक हैं, वो है इडियम्स एंड फ्रेज है। चलिए फटाफट से इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल एंड सन्ड्री, दैट मीन्स ऑप्शन ए एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी कि बिना क्वालिटी के, कोई किसी में कोई भी खासियत ना हो, बस बहुत सारे हों लेकिन सब एक साथ हों। तो इसमें इडियम्स हो जाएगा ऑल इन सन्ड्री का इडियम्स है एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन, जो इसका मीनिंग है। नेक्स्ट एट डैगर ड्रॉन, यानी कि बहुत ही ज्यादा दूर। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन बी एट अ डिस्टेंस, दूरी पर। ठीक है। नेक्स्ट है इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ का एडियम्स है इन द फेस ऑफ, जो इसका मीनिंग है इन द फेस ऑफ। नेक्स्ट इडियम है बाय लीव एंड बॉन्ड, जिसका मीनिंग है वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। जैसे बोलते हैं ना मेरा वो काम हो जाना चाहिए बाय लीफ एंड बोन, मेरा जो काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए, तो दैट मीन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट है टू वेदर स्ट्रॉम, जिसका मीनिंग है टू कम आउट सेफली, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63, ये भी इडियम्स टाइप की है लेकिन इनका मतलब यहाँ पे हमें फिल करना है कि क्या वर्ड आ सकता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। सो अ बर्न चाइल्ड रीड द, इसमें जैसे हिंदी में कहावत है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये कुछ ऐसा ही है। अ बर्न चाइल्ड रीड द फायर, यानी कि जो जला हुआ बच्चा जल जाता है वो आग से बहुत ज्यादा अपनी मतलब बहुत ज्यादा प्रिकॉशन करने लगता है, हर चीज से डरने लगता है, कि हर चीज से अपनी प्रिकॉशन करता है। तो इसका ऑप्शन है सी, रीड द फायर। नेक्स्ट अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल विद हिज, जो वर्कमैन है मतलब जो बैड वर्कमैन है वो अपने किससे क्वारल करते हैं? वो टूल्स से। तो इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, जो मतलब हाईलाइट कर रखा है। जैसे ही वेंट टू आई सर्जरी, अब यहाँ पे आई जो है हमें बताना है ये क्या है। तो इसमें सर्जरी कई टाइप की होती हैं, तो इसने ये बता रखा है सर्जरी है, आईज की सर्जरी है, आंखों की सर्जरी है। तो ये यानी कि आईज किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि सर्जरी का क्वालिटी बता दी है कि सर्जरी कैसे वाली कौन सी सर्जरी है। नेक्स्ट है वुमनली, वुमनली क्या है मतलब ये बताना है। तो वुमनली भी एक एडजेक्टिव ही होता है, ऑप्शन डी। 67 बॉफुल, बॉफुल इज, बॉफुल क्या है? सो बॉफुल इज अ नाउन, ये एक नाउन है, ऑप्शन सी। 68 से 67 से ये हमें रीअरेंज करना है, ये PQRS फॉर्म में दे रखा है, सो इसको रीअरेंज करना है। सबसे पहले महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बाद आएगा इसमें देखते हैं महात्मा गांधी बिलीव दैट, एस, एस का बिलीव दैट, फिर बिलीव दैट के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन। महात्मा गांधी बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन was no answer to the problem of अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन है महात्मा गांधी के बाद बिलीव दैट यानी कि एस, फिर पी, और यहाँ एस पी कहाँ है? ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है SPRQ, यानी कि महात्मा गांधी बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन was no answer to the problem of unemployment of
सॉरी इन इंडिया। नेक्स्ट 69 देख लेते हैं, इन द अपसाइड डाउन। इसके बाद क्या आएगा? इसमें जाएगा इन द अपसाइड डाउन पोस्चर ब्लड फ्लो। आर पी आर पी ऑप्शन ए इन द अपसाइड डाउन ब्लड फ्लो सॉरी पोस्चर blood flow to the heart without straining against gravity. Option A is the correct answer. क्वेश्चन 69 का है ऑप्शन ए RPSQ। 70 a few day later, इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी RSQP। A few day later, I was working on a report। और फिर एस है that had to go that night when my friend walked into my office। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो 70 क्वेश्चन हमारे ग्रामर पोर्शन के थे। ओ यानी कि 50-50% ही मान लो, दोनों को 50-50% आते हैं। 50% लिटरेचर और 50% ही ग्रामर, क्योंकि वन टोटल जो हमारे क्वेश्चन आते हैं 125 आते हैं। तो 5-7 क्वेश्चन ऊपर मान लीजिए लिटरेचर में बस। अल्थो इसमें तो मतलब ज़्यादा आ गए, इतने नहीं आते हैं। 60 ग्रामर के मान लीजिए और 65 लिटरेचर। यहाँ से हमारी अब लिटरेचर स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 71 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो इसमें ऑप्शन बी 145 सोनेट ऑफ शेक्सपियर इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नोन एज ट्रेजरी ऑफ टाइम। मतलब ट्रेजरी ऑफ टाइम के नाम से किसको जाना जाता है, किसका जो दूसरा नाम है वो है ट्रेजरी ऑफ टाइम। तो ये इसका है ऑप्शन सी ट्रेलियस एंड क्रेसिडा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। T.S. Eliot admired one of Shakespeare plays as ultra dramatic। Which is the play? कौन सा प्ले है जो उन्होंने अल्ट्रा ड्रामेटिक एडमायर उनको एडमायर किया है टी एस इलियट को। तो 73 का ऑप्शन है ए पर्सलेस। 74 देख लेते हैं। द रिडल आई एम नॉट अ वाइपर येट आई एम फीड ऑन मदर्स फ्लैश विच डिड मी ब्रीड occur in which of the following play of शेक्सपियर। तो 74 का ऑप्शन है सी पर्सलेस। ये जो लाइन है ये हमें बतानी है किस प्ले से ली गई है, तो इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स ऑल प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज कॉल्ड। ऑप्शन डी प्रॉब्लम पे प्ले। शेक्सपियर का जो ऑल इज वेल दैट एंड वेल है ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम प्ले है। 76 फ्रेंड्स रोमांस कंट्रीमेंस लेंड मी योर ईयर हु सेड। ये लाइन जो है ये किसने कही है, ये लाइन कही है ऑप्शन डी मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी ने बोली है माय सॉरी फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर। नेक्स्ट इज इन हिज quest फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन द सिंपलर लेवल वर्ड्सवर्थ रिजेंबल। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉर्ज क्रेब्बे। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आई रिपीट बोथ क्वेश्चन। सबसे पहले ये देख लेते। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अराइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। what was the great event Wordsworth had in mind while writing the above line। ये जो पोएम की लाइन है ये लिखते हुए वर्ड्सवर्थ की माइंड में ऐसा कौन सा इवेंट आया था जब इन्होंने ये लाइन लिखी। तो हमें ये इवेंट बताना है कि तो उनके टाइम पे क्या हुआ था।
ऑफिशियली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उनके माइंड में यही आया था, तो उन्होंने ये लाइन लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया था आपको, हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबर्टी इन लिटरेचर, मतलब रोमांटिसिज्म को लिबर्टी इन लिटरेचर किसने कहा, तो ये विक्टर ह्यूगो ने कहा है, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वे ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेज, तो इसका भी ऑप्शन डी जाएगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ लेक, लेक पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, आपको हमने विलियम वर्ड्सवर्थ जब कराए थे तो आपको हमने अच्छी तरीके से बताया था लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट में कौन कौन से आते हैं और कौन नहीं आते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, वर्ड्सवर्थ। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, हाई प्रीस्ट यानी कि पुजारी कह सकते हैं एक तरीके से, नेचर के प्रकृति के जो पुजारी हैं वो कहा है वर्ड्सवर्थ को किसने, हु कंसिडर किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को कि वो एक प्रकृति के पुजारी हैं, तो इसका ऑप्शन है डी क्वेंसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डी क्वेंसी ने बोला है उनको प्रकृति का पुजारी वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट है, हु wrote एंड अबाउट whom, किसने लिखा और किसके बारे में लिखा, द शाउल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt apart, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में कही ये लाइन, द साउल वाज लाइक स्टार, उनकी जो मिल्टन, उन्होंने मिल्टन को बोला कि इनकी जो सोल है यानी कि उनकी जो आत्मा है वो एक स्टार की तरह है, ऑप्शन सी, लंदन 1802 में उन्होंने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट देख लेते हैं 84 क्वेश्चन, टेस नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, टेस दैट मीन्स प्रकृति हमें कभी नहीं धोखा देती है, वो हमें दिल से प्यार करती है। सो ये लाइंस कहाँ बोली गई, ये लाइन बोली गई टिंटन एबे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज cited एज फर्स्ट अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन सा वर्क था, ऑप्शन बी, एरोपेडिका। डेली लव वाज कंपेयर्ड टू, तो इसको किसे कंपेयर किया गया था, इसे कंपेयर किया गया था ऑप्शन सी, शिप से। नेक्स्ट, द रिलीजन विच स्टिल वैल्यू हेयर एज अ साइन ऑफ डिवोशन टू गॉड इज, जिसका ऑप्शन है ए। चलिए फटाफट से कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रह रहे हैं अभी हमारे। इन विच बुक ऑफ बाइबल सैमसन डिस्क्राइब, जिसका ऑप्शन है बी, बुक ऑफ जज। ठीक है। Eyeless in Gaza, a phrase used in Samson Agonist, is the name of whose novel, किसकी नॉवल में ये जो फ्रेज यूज की गई है, ऑप्शन बी, एडलस हक्सले। The style of Milton is natural expression of Charles, exclusively nourished upon the best thought and finest word of all is. Whose comment is this? ये किसका कमेंट है, ये कमेंट दिया है राइटर पेटिसन, पेटिशन ने ये कमेंट किया है। Question number 91, to know and knowing worship God aright is yet more kingly. This attract to Shaul guns the inner man, the noble parts that other over the body only. Where do these line appear? ये लाइन कहाँ पे हैं? ये लाइन हमने पैराडाइज रिगेन्ड में मिलती है। Worship God is right, yet more kingly. Next, they hand in hand with wandering step and slow through Eden took they solitary way. These are concluding lines of, ये जो concluding lines हैं ये किसकी हैं? ये है Paradise Lost book 7, सॉरी 12, बुक 12, एक्स डबल 2 है तो 12 है।
पैराडाइज लॉस्ट बुक 12 की ये लाइन है, दे हैंड इन हैंड विद वॉन्डरिंग स्टेप एंड स्लो. Next, almost all men are less humorous and than Shakespeare, but most men are more humorous than Milton. Whose remarked this? So ये लाइन बोली है वॉल्टर रेली. ऑप्शन बी. The next is they are original men and women, no type but prototypes. Prototype is if they were not set apart ordinary humanity, they would not be Adam and Eve. Who said about Adam and Eve? एडम एंड ईव के बारे में ये जो लाइन है ये किसने बोली है? तो इसका ऑप्शन है बी, टी एस इलियट. टी एस इलियट ने लाइन बोली है. नेक्स्ट, हु मेड राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का राइम वर्जन किसने बनाया है? इसका ऑप्शन सी, ड्राइडन ने जो है राइम वर्जन लिखा. द ग्रोथ ऑफ adolescent girl through emotional or conflict into a lover and woman is a theme of. तो ये जो है ये थीम किसके है? ये है जॉय की. काल्सवर्दी का एक प्ले है जॉय जिसकी ये थीम है द ग्रोथ ऑफ एडolescent गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड वुमन. नेक्स्ट, द क्लास कंक्लूज consists prejudice of the old English baronet family against the marriage between eldest son of the family and the serving maid is the theme of. ये किसकी थीम है? द eldest son. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, एगिप्रोप थिएटर जो है एज अ वेल नोन फ्रॉम इन 20th सेंचुरी इज, वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, नेम द critic who remarked justice in a is a commentary upon the prison administration of the period. ये किसने कहा है कि ये कमेंट्री है उस पे प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम के जो कानूनी नियम थे? तो ये किसने ये कहा है? ऑप्शन ए सी वार्ड. ऑप्शन बी, ए सी वार्ड ने कहा है. मतलब उस टाइम की जो न्याय की प्रक्रिया थी उस पे सवाल उठाए गए हैं कि किस टाइप के बड़ों के लिए अलग नियम है, जो गरीब छोटे हैं उनके लिए अलग नियम है. तो ये जो कहा है ये इसी वार्ड ने कहा है. नेक्स्ट, गर्ल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड. उनकी जो ट्रेजेडीज हैं वो क्या कही जाती हैं? तो उनकी ट्रेजेडी फेमस है सोशल ट्रेजेडी के नाम से. तो उनकी जो ट्रेजेडीज हैं उनको सोशल ट्रेजेडी भी बोला जाता है. गर्ल्सवर्दी बिलोंग टू. जो गर्ल्सवर्दी है वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे 20th सेंचुरी. ऑप्शन सी, 20th सेंचुरी. द हीरोज ऑफ मिस्टर गर्ल्सवर्दी drama are unseen fates of modern existence against which we poor mortal can but pitifully cry out of moment desperation and horror. Whose comment is this? Option C, Nicole. John Builder is a unimaginative hot-tempered man. In which play does he appear? वो किस प्ले में appear होते हैं जॉन बिल्डर? ऑप्शन ए, अ फैमिली मैन. फैमिली मैन में appear होते हैं वो. Why do not you recognize once for all that these people are men like yourself and want what good for them just as you and want what good for you bitterly your Marcus and champion 8 course dinner. Who speak these lines spoken by option D. uh, sorry. हार्नेस इन स्ट्राइप. स्ट्राइप जो है प्ले गाल्सवर्दी के प्ले में हार्नेस ने ये लाइन बोली है. इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर? विलियम फाल्डर किस प्ले में है? तो वो है ऑप्शन सी, जस्टिस. जस्टिस में ये मेन करेक्टर है विलियम फाल्डर.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी, इनमें से कौन सा प्ले जो है गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा? सिल्वर बॉक्स, जॉय वीवर्स, ये सब इन्होंने लिखे हैं। इसमें से ये ऑप्शन डी इन्होंने नहीं लिखा, द डॉल हाउस। हमें करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 से 1011 तक, सॉरी 111 तक। Malacandang place declare is a it's a holiday today is an example of, इसका ऑप्शन है बी मिटोनमी। मिटोनमी में क्या होता है? कोई वर्ड जो होता है, जैसे कि मतलब पहले एग्जांपल से बताते हैं हम आपको। जैसे किंग है, तो किंग से जो उसके सबसे क्लोज जो वर्ड होगा वो क्या होगा? क्रोन होगा। तो किंग को, किंग का नाम ना लेकर के हम क्रोन से डेडिकेट करें, तो उसे ही हम मिटोनमी कहते हैं। मतलब कोई भी किसी का नेम जो उसके क्लोज वर्ड हो उससे इंडिकेट करने को ही मिटोनमी बोलते हैं। जिसे राइटर से रिलेटेड क्या होता है? पेन होता है। और वॉरियर से रिलेटेड स्वॉर्ड होता है, तो उनको पेन या स्वॉर्ड बोलना ही मिटोनमी होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विथ ह्यूमन इमोशन? ये होता है एक पैथेटिक फैलेसी। द टर्म onomatopoeia एंड oxymoron केम फ्रॉम, ये जो टर्म है ये कहाँ से आई? दोनों टर्म्स जो है ये ग्रीक से आई हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई लव ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप द सन। ये जो लाइन है ये किसने बोली है? सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब इस लाइन में क्या मैं थोड़ा लिटरेचर में ज़्यादा चली गई थी। ये हैदर, सॉरी, हेमलेट ने बोली है, बिकॉज ही लव टू ओफिलिया। बट हमें यहाँ पे क्या बताना, हमें यहाँ पे बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के बात है की है कि मतलब 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद, मतलब कितने इतने भाई आ जाए तब भी उसे इतना प्यार नहीं दे सकते जितना मैं ओफिलिया से लव करता हूँ। तो इसमें ऑब्वियसली हाइपरबोल होगा, हाइपरबोल जिसमें हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल को आप थोड़ा वैसे भी इंडिकेट रिलेट कर सकते हैं। हाइपरबोल ज़्यादा हाई फाई होके बोलना, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। द मून्स डव इन immoral एम्स एंड murmuring in innumerable bees। अब यहाँ पे ममलिंग वर्ड्स है, मतलब ये साउंड का वर्ड है, तो जहाँ पे भी साउंड के वर्ड आते हैं उनमें क्या होता है? ऑनोमाटोपोइया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, द ग्रीक टर्म्स मेमोइस स्टैंड फॉर। द ग्रीक टर्म्स म्यूसिस, इस ये जो टर्म्स है ये इसका मीन क्या होगा? ऑप्शन बी एन अंडरस्टेटमेंट। नेक्स्ट, द एरर of interpreting of evaluating a work by reference to the plan or design of the authors is termed as option C international fallacy। Socratic irony is a pretension to, option A, ignorance in place of knowledge. Two successive syllables with approximately equal light stress constitute a Frederick. Option B. What is meant by feminine ending of line of verse? That means closing with an extra light syllable. Option A. The ubi sunt motif, ये अदर लैंग्वेज का वर्ड या फिर वाक्यांश बोल सकते हैं। इन पोएट्री मीन द फॉर्मूला फॉर लेमेंटिंग, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, द पास्ट दैट इज नो मोर, जो पास्ट अब नहीं है वो। नेक्स्ट, द पेंटालिक ओड स्टेंजा पैटर्न वाज इन सेट्स ऑफ थ्री, द स्टॉप एंड थर्ड इज एपोड। जो ओड स्टेंजा है,
कोड की जो 3 पार्ट्स कौन कौन से, स्टॉप, एंटी स्टॉप एंड एपोर्ट, याद रखना इनको। नेक्स्ट, पन इज प्ले ऑन वर्ड दैट इज सिमिलर। जो पन है वो शब्दों का खेल है, लेकिन सिमिलर क्या होता है, सिमिलर इन साउंड, साउंड में तो सिमिलर होते हैं लेकिन उनका जो डाइवर्स इन मीनिंग, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दैट इज पन। रेफरेन इज, रेफरेन क्या है, a line of group of lines which is repeated throughout the course of poem। तो जो लाइन का एक ग्रुप है जो रिपीटेड होता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ पोएम, पोएम में थ्रू आउट, दैट कॉल्ड रेफरेन। रोमन अक्लेफ अब इज अ फ्रेंच टर्म, ये जो है रोमन अक्लेफ एक फ्रेंच टर्म है जिसका लिटररी मीनिंग क्या होगा, दैट लिटरली मीनिंग इज अ नोवेल विद अ की, ऑप्शन सी। Which of the following is a sequence of two phrases and clause which is parallel in syntax but with a reversal in order of word? Option is correct answer. Next, the name of literary device in which a single word stands in the same grammatical relation of two or more other words but with same alliteration in the meaning from one instance of to the next। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है उतना डिफिकल्ट आंसर है, इसका ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैव यू गोट एनी आइडिया एज टू व्हाट हैज हैपेंड टू अकीला, हैवंट सीन हर। इसमें आएगा लेटली, ऑप्शन ए। मतलब वर्ड्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें लेटर आएगा, लेट आएगा, लेटर ऑन आएगा, क्या आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, लेटली। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डैश हार्ड टू स्टेब्लिश अ वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग, ऑप्शन ए आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड। इसी के साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। फ्रेंड प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लाती रहूं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।